नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव हो चुके उसके बाद भी सियासी खेल जारी है, उठापटक जारी है और एक बार फिर बिसात बिछ चुकी है और जिसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से गोटियां सजाने में व्यस्त हैं, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे जो हैं उनकी नजर है बीएमसी पर। लंबे समय से शिवसेना का ही कब्जा रहा है और बीएमसी चुनाव हो सकते हैं अप्रैल या मई में। हालांकि बीजेपी इस बार चाहती है कि किसी भी तरह से वो बीएमसी पर भी कब्जा कर ले और इसीलिए वो अब उद्धव ठाकरे को और कमजोर करने के फिराक में है। लेकिन उद्धव ठाकरे अब वो लगातार उनके बीजेपी पर हमले जारी हैं। अभी उन्होंने जो सामना मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें उन्होंने फिर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और उससे पूछा कि मेरे हिंदुत्व की तो परिभाषा है, लेकिन आपके हिंदुत्व की क्या परिभाषा है। तो उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच एक नए किस्म की रस्साकशी जो है वो शुरू है। उधर खबर है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अभी एक वैवाहिक समारोह में मिले। दोनों भाई, दोनों चचेरे भाई लंबे वक्त बाद एक साथ दिखे। हालांकि जब भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखते हैं तो शिवसेना के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी उम्मीदें जाग जाती हैं कि दोनों भाई शायद फिर से एक हो जाएं। और अब कल उनकी जो मुलाकात हुई उसके बाद शिवसेना के दोनों ही गुटों में ये हलचल हो रही है कि अगर दोनों भाई हाथ मिला ले तो कितना अच्छा। और उधर जो मनसे के जो कार्यकर्ता हैं जो चले गए थे शिवसेना छोड़कर राज ठाकरे के साथ, उन लोगों का भी अब यही मन है कि दोनों भाई एक साथ आ जाएं ताकि बीएमसी पर शिवसेना का जो पुराना कब्जा है वो बरकरार रहे। और इधर बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को उनके जो पर कतरने की तैयारी में है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का अभी हाल ही का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना, तो उनका ये बयान अब बीजेपी को काफी चुभ गया है। और एकनाथ शिंदे को कमजोर दिखाने के लिए ही शायद आज गणेश नाइक जो बीजेपी विधायक हैं उन्होंने आज ठाणे में जनता दरबार लगाया। और ठाणे जो है वो एकनाथ शिंदे का इलाका है, तो एकनाथ शिंदे के क्षेत्र में जाकर बीजेपी विधायक अगर जनता दरबार लगा रहे हैं तो इसे भी एक तरह से एकनाथ शिंदे के लिए बीजेपी की चुनौती मानी जा रही है। और उधर देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं और पिछले सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे को त्याग करना पड़ा और अब वो एकनाथ शिंदे के लिए फैसलों पर उनकी कहीं जांच कर रहे हैं, कहीं उनके अब वो जो फैसले ले रहे हैं उनको रोक रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस भी तरह तरह से एकनाथ शिंदे को उनकी जगह दिखाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर बीजेपी का खेल शायद ये है कि एकनाथ शिंदे अगर अलग होते हैं तो हो जाए, कम से कम वो जो बार बार दबाव बनाने की राजनीति करते हैं उससे बीजेपी को मुक्ति मिलेगी। और इधर अजित पवार को बीजेपी अपने साथ अभी रखे हुए है, क्योंकि अजित पवार को साथ लेकर और उसकी सरकार जो है वो आराम से बची रह सकती है और उसको कोई खतरा नहीं है, एकनाथ शिंदे चाहे रहें चाहे जाएं। तो यहाँ पर बीजेपी एक बड़ा खेल कर रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे भी इधर अपनी ताकत दिखाने के फिराक में है और उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन टाइगर चलाया था और इस ऑपरेशन टाइगर में वो शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों और विधायकों को अपनी तरफ करने की फिराक में है। तो महाराष्ट्र में चारों तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव गुट हो, चाहे वो मनसे हो, हर तरह से बहुत सारे खेल जो हैं चल रहे हैं। और इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद भी सियासी हलचल खत्म नहीं हुई है और हो सकता है कि कोई बड़ा खेल हो। और राजनीति में कुछ भी मुमकिन होता है। हमने देखा है कि पिछले बार जब 2020 में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए किस तरह शिवसेना को तोड़ा और फिर एनसीपी को तोड़ा। तो बीजेपी के खेल बिल्कुल जाहिर हैं और हो सकता है कि बीजेपी अब जबकि वो अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में बैठी हुई है, तो बीजेपी के विरोधी जो हैं अब वो नई चाल चल रहे हैं। और अभी उद्धव ठाकरे जिस तरीके से वो बार बार बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करती है कि उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे कोई ना कोई ऐसा बयान दे जाते हैं या कोई ऐसा फैसला कर जाते हैं जिससे ये दिख जाता है कि शिवसेना का दमखम, असली शिवसेना का दमखम अभी महाराष्ट्र में बाकी है, मुंबई में बाकी है और उनको कमजोर करना इतना आसान नहीं है। तो महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह आसार दिखाई दे रहे हैं कि कोई बड़ा खेल होने वाला है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में।
अमरिंदर जी, महाराष्ट्र में हम लोग लगातार देख रहे हैं। अभी हमने जो आखिरी चर्चा की थी खरी-खरी में शनिवार को, उसमें भी हमने इस बात को देखा था कि कैसे उद्धव ठाकरे एक नाथ शिंदे के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना, और उधर मोदी जो है वो पवार साहब को पानी का गिलास देकर उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। ये सारी चीजें जो चल रही, दिल्ली में मराठी महोत्सव करना, साहित्य का उत्सव मनाना, ये सारी चीजें दिखा रही थी कि बीजेपी अभी भी सरकार बनाने के बाद भी उसको मुंबई में, महाराष्ट्र में ये डर बना हुआ है कि कहीं उसकी सरकार गिर न जाए, कमजोर न पड़ जाए, और इसीलिए वो तरह तरह से ये कोशिश करती है दिखाने की कि उसकी ताकत बरकरार है। लेकिन एक नाथ शिंदे के बयान के बाद अभी कल फिर अजित पवार ने जो कहा, उन्होंने ये कहा, शिंदे बैठे हुए थे इसी मराठी सम्मेलन में, समापन अवसर था, और उसमें उन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो ये बात कही है मुझे हल्के में मत लेना, ये क्या मशाल के लिए यानी उद्धव गुट के लिए कही है या किसके लिए कही है, ये अभी हमको समझ में नहीं आया। ये अजित पवार का ये कहना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे ये नहीं बता रहे कि उनका इशारा किस तरफ है, दूसरी तरफ अजित पवार भी ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आया, और तीसरी तरफ गणेश नाइक जो विधायक हैं बीजेपी के, और वो ठाणे में आज ही सोमवार को वो कर रहे हैं जनता दरबार, और इस जनता दरबार के बड़े बड़े पोस्टर पूरे ठाणे में लगाए गए हैं, और उसमें पोस्टर और होर्डिंग जो लगी है उसमें बहुत सारी जगहों पर खबर है कि एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स हटाकर वहां पर वो लगाया गया। तो यहाँ पर बीजेपी का एकनाथ शिंदे के क्षेत्र में जाकर अपना दबदबा दिखाना, अजित पवार का ये कहना, और उधर एकनाथ शिंदे के फैसलों को खारिज करना देवेंद्र फडणवीस द्वारा, ये सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? एक तो सुमित्रा जी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि वो घर में घुसकर मारते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी घर में घुसकर किसी को मारती हो ना मारती हो, अपने सहयोगियों को जरूर मारती है। तो नाइक साहब जो कर रहे हैं तो वो घर में घुसकर मारना इसी को कहते हैं, तो वो घर में घुसकर मार रहे हैं, एक तरीके से ये कहा जाए। प्रधानमंत्री के जुमले को सच साबित कर रहे हैं कि घर में घुसकर मारते हैं अपने सहयोगियों को। जनता दरबार आप कहीं भी लगा सकते थे, आखिर थाने में लगाने की क्या आवश्यकता है जबकि वहाँ उप मुख्यमंत्री आता है, जो वहीं से आता है। ये सवाल सुमित्रा जी इसलिए खड़े होते हैं कि इसका मतलब आप अपने उप मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहे हैं, तभी आपको वहाँ जनता दरबार लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। वरना जिस क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री आता है तो वहाँ किसी मंत्री या किसी विधायक का जनता दरबार किस लिए लग रहा है? जनता दरबार तो विधायक तो वैसे ही 24 घंटे क्षेत्र में होता है, तो उसे विधायक लगाने की जनता दरबार लगाने की आवश्यकता क्यों है? जनता दरबार तो मुख्यमंत्री का या उप मुख्यमंत्री का लगता है कि भाई जनता उससे मिल ले सुलभ तरीके से, जो अपने लोग बात नहीं कह पा रहे हैं, नीचे जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनको जाके कहें। क्षेत्रीय विधायक तो वैसे ही हर समय जो है वो क्षेत्र में रहता है। तो जो नायक साहब जो कहा है, तो ये साफ तौर पे समझ आ सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन एकनाथ जो है वो शुरू कर दिया है कि एकनाथ शिंदे को किस तरीके से निपटा जाए, इस पे भारतीय जनता पार्टी लग गई है। और इसी के साथ साथ सुमित्रा जी जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि एक तो जो उस पर आते हैं बड़ी खबर पर भी, लेकिन जो अजित पवार ने जो कहा कि भाई यह आपने किसके लिए कहा, मशाल के लिए क्या, वो समझे नहीं। हालांकि अजित पवार जो है वो बहुत हंसकर जो है वो बहुत तगड़े व्यंग जो है वो कर जाते हैं, और शिंदे भी उसका जवाब देते हैं। आपको याद होगा कि जिस समय घोषणा की जा रही थी कि साहब उप मुख्यमंत्री बनेंगे और शपथ लेंगे, तो शिंदे ने कहा कि वो मैं देखूंगा शपथ लूँगा कि नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने तुरंत उस पर पलटवार किया अजित पवार ने कि भाई मैं तो लेने जा रहा हूँ, इनका मुझे पता नहीं। तो उस पर शिंदे ने तुरंत पलटवार किया कि अरे दादा का क्या है, दादा तो रात को भी शपथ ले लेते हैं। तो यानी दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच में संबंध किस तरीके के तनातनी वाले हैं ये समझा जा सकता है, और दोनों सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर कटाक्ष करने से चूकते नहीं हैं। तो अब अजित पवार ने जब ये पूछा कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, मशाल को था या किसको था, तो इस पर हंस दिए केवल एकनाथ शिंदे। और अगर वो उद्धव ठाकरे के लिए था तो उनको कहना चाहिए था कि हाँ मशाल के लिए था। तो जाहिर सी बात है कि वो मशाल के लिए नहीं था, क्योंकि मशाल के लिए तो वो पहले ही कर चुके हैं। भाई तांगा पलटी जो कहा उन्होंने कि मैं तांगा पलटी की थी, तो अब किसकी तांगा पलटी करेंगे? अब जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे तो सरकार में है नहीं जो उसकी तांगा पलटी करेंगे। तो ये जो है वो तांगा पलटी देवेंद्र फडणवीस की करेंगे, ये उन्होंने कहा कि मुझे हल्के में मत लेना, एक तरीके से बताया।
आपको याद होगा सुमित्रा जी कि वो जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे और उद्धव ठाकरे जो थे वो बन गए थे जब मुख्यमंत्री, तो उनका एक बड़ा जो था वो वायरल किया गया था कि मैं समंदर हूँ लौट कर आऊँगा। और उसके बाद फिर जब वो लौट कर आए देवेंद्र फडणवीस तो फिर से वो था वायरल किया गया कि मैं समंदर हूँ लौट कर आऊँगा। ठीक इसी तरीके की मैं लौट कर आऊँगा जो देवेंद्र फडणवीस की जो था जो जिसको वायरल किया गया था, उसी का जवाब एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने दिया है कि मुझको हल्के में मत लेना, लौट कर तुम भले ही आ गए हो। ये एक तरीके से ये समझाया जाता है। अब ये हो क्यों रहा है शर्मिष्ठा जी? अब ये है, एक तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे, वही हुआ उनके साथ जो देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ था, यानी 12वीं के बाद इंटर और उसके बाद हाई स्कूल जो था, तो वो एकनाथ शिंदे का भी हाई स्कूल जो था वो करा दिया अमित शाह जी ने कि भाई अब आप उप मुख्यमंत्री बनिए जैसे देवेंद्र फडणवीस बने थे। उसके बाद फिर उनकी ये मांग भी नहीं मानी गई कि उनको जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष और गृह मंत्रालय उनको दिया जाए, उनकी पार्टी को, वो भी नहीं दिया गया। उधर खबरें ये आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़ने की कोशिशें कर रही है और शिंदे की पार्टी में ही कोई दूसरा शिंदे बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, यानी जो किया था उन्होंने शिंदे ने वही कराने की कोशिश एक तरीके से शुरू हो गई हैं। तो अब इसका जवाब जो है सुमित्रा जी वो एक तरीके से शिंदे ने देने की कोशिश की है और आग में घी डालने का काम जो है वो फिर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कर दिया गया है। इनके जो पिछली सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, उनके कुछ फैसलों को लेकर अब जांचें जो है वो बैठना शुरू हो गई हैं। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब चुनाव के दौरान गए थे महाराष्ट्र में और फिर वो नहीं जा पाए थे एक जगह, तो उन्होंने टेलीफोन पर किसानों से बातचीत की थी और किसानों ने सोयाबीन की जो मांग को लेकर समस्याएं बताई थी, सोयाबीन के किसानों से बातचीत की थी। उसी सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद और प्याज की एमएसपी पर खरीद को लेकर सुमित्रा जी एसएलए बनाए जाते हैं कि इस जो मतलब इसकी खरीद करते हैं उसके जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं वो बनाए जाते हैं, यानी एक तरीके से कहा जाए वो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पहले 2 होते थे, जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी मतलब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो 2 से बढ़ाकर 6 कर दिए गए थे। लेकिन जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो इनकी ही पार्टी के अब्दुल सत्तार जो थे उस विभाग के मंत्री बने और उन्होंने 47 जो थे वो नियुक्त कर दिए। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसमें कोई घपला हुआ और उसकी अब जांच की जाएगी। समिति बनाई गई है कि इसके क्या मानदंड हों, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, चूँकि बहुत से राजनेता जो थे व्यक्तिगत तौर पे वो भी एसएलए बन गए और ये कहा गया कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। यानी सुमित्रा जी जो राहुल गांधी से किसानों ने अपनी समस्याएं बताई थी उसमें एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पहल हुई है कि राहुल गांधी से जो किसानों की सोयाबीन किसानों की बातचीत हुई थी उसकी जड़ में एकनाथ शिंदे हैं और एकनाथ शिंदे की वजह से ये शर्मिंदगी जो थी वो महायुति को उठानी पड़ रही है और उसमें घपले हुए। अब यानी एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में जो चीज़ें हुई थी उनकी जांचें होंगी और एकनाथ शिंदे की पार्टी पर जो है वो शिकंजा कसा जाएगा, एकनाथ शिंदे पर शिकंजा कसा जाएगा। इसका जवाब जो एक तरीके से हो सकता है कि वो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आप मुझको हल्के में मत लीजिए, मैं तांगा पलटी कर दूंगा। तो ये साफ तौर पे जो है ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, वरना एकनाथ शिंदे को कहना चाहिए था कि हाँ भाई मैंने मशाल के लिए ही कहा था। तो एकनाथ शिंदे की वो बाइट हम लोगों ने सुनवाई भी थी शनिवार को कि एकनाथ शिंदे किस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मराठी मानुष ने मराठी मानुष को सम्मानित किया, यानी शरद पवार के लिए कह रहे हैं, और किस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ लेकिन बाला साहब ठाकरे और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं समय आने पर तांगा पलटी कर सकता हूँ। फिर उनसे पूछा गया आप किसके लिए कह रहे हैं, तो उनका जिसे समझना था वो समझ गया। तो जिसे समझना था वो समझ गया, इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस समझ गए। और ज़्यादा समझाने के लिए अजीत पवार ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ये मशाल के लिए नहीं था, आपने देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा था और देवेंद्र फडणवीस इसको समझ चुके हैं कि आप जो है देवेंद्र फडणवीस को अब घुड़की दे रहे हैं। ये एक तरीके से समझा जा सकता है सरिता जी। और उस घुड़की को हम एक बार फिर सुन लेते हैं। हमने अभी शनिवार को भी वो हिस्सा सुनाया था एकनाथ शिंदे के बयान का, एक बार उसको फिर से सुन लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अकेले ये एमएसपी वाला या जो सोयाबीन किसानों की जो शिकायत थी उस पर ही जांच नहीं हुई है, कुछ और भी मामले हैं जिस पर फडणवीस सरकार अब अपना शिंदे सरकार के फाइलों को खोल रही है। और जिस तरह संजय निरुपम ने भी आरोप लगाए थे, तो ये सब दिख रहा है कि इस समय एकनाथ शिंदे को शायद जो 2022 में उन्होंने खेल किया था अब उसका जवाब देने की तैयारी की जा रही है। एक बार सुनते हैं एकनाथ शिंदे को।
था कि आपको हल्के में न लिया जाए, नहीं तो आप टांगा पलट जाएंगे। इशारा किसके तरफ था? नंबर एक। दूसरा सवाल है कि कुछ राज्यों में मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि रमजान के दौरान उन्हें 1 घंटे पहले छुट्टी दी जाए। क्या महाराष्ट्र में भी इस तरीके की आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज़्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूँगा। रोज़ आरोप लगा रहे, रोज़ देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है, जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई। कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। अमरेंद्र जी, यहाँ पर उन्होंने लाइन से सारी बातें गिना दी। हालांकि पवार जी के अपमान की बात जो है, ये तो अमित शाह से बढ़कर अपमान किसने किया, या नरेंद्र मोदी, जो बार बार शरद पवार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और उनको क्या क्या नहीं बोला गया, और खुद अजित पवार ने भी जिस तरह से उनका अपमान किया। लेकिन उन लोगों के साथ मंच शेयर करने में एकनाथ शिंदे को कोई तकलीफ नहीं हो रही। हालांकि अब शिंदे की तकलीफ बढ़ाने का इंतजाम बीजेपी ने कर लिया है। आपने बताया कि अभी जो फडणवीस सरकार ने आदेश दिया है, जो 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो एमएसपी के जो योजनाएं उनमें जो अनियमितताएं थी उनकी जांच करेगी। उसके अलावा जब शिंदे सरकार ने जालना में 900 करोड़ के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को उसको हरी झंडी दिखाई थी, उसको भी रोकने का आदेश दिया है फडणवीस सरकार ने। बीएमसी के 1400 करोड़ के कई टेंडर्स जो है उनको रद्द कर रही है सरकार। यानी ये एक के बाद एक जो जो फैसले शिंदे सरकार में लिए गए उनको यहाँ पर रोकने का काम कर रही है फडणवीस सरकार। और जो कांग्रेस नेता अतुल पाटिल ने जो कहा था कि ये फडणवीस सरकार जो है शिंदे को काम नहीं करने देगी, और इसीलिए शायद वो ये खुद हल्के हो गए हैं या बोल रहे हैं। क्या कहा था अतुल पाटिल ने, एक बार उसको सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा उस दिन भी हमने कहा था कि इसमें सच्चाई होगी, और अब वो सच्चाई जो है सामने भी आ रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उद्धव ठाकरे ने अब किस तरह से बीजेपी पर हमला किया है। लेकिन पहले शिंदे को लेकर क्या कुछ बोला था अतुल पाटिल ने, एक बार उसको सुनते हैं। पता नहीं ये बार बार मुझे हल्के में मत लीजिए, मुझे हल्के में मत लीजिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शायद खुद को हल्का तो नहीं समझ बैठे हैं, या खुद को बहुत ज़्यादा समझ बैठे हैं। लेकिन आज का संदर्भ और जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें उन्होंने ये बात कही है, इसमें स्पष्टता दिखता है कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी उनके निकाले हुए टेंडर, उनकी पारित की गई योजनाओं को ख़त्म कर रहे हैं, और 3-3 कैबिनेट में एकनाथ शिंदे जी जाते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो जरूर होगा जिसका झटका देवेंद्र फडणवीस को बैठ सकता है। ऐसा अंदेशा जो है ये कहने से एकनाथ शिंदे जी के लगता है। तो महाराष्ट्र में जिस बड़े झटके की बात की थी अतुल पाटिल ने, अब वो झटका जो है वो दिखाई भी दे रहा है। कल जो अजित पवार ने ये कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने मशाल को लेकर हल्के में न लेना ये कहा था या किसी और के लिए कहा था। और इस कार्यक्रम में शिंदे ने एक बार फिर अपने मुख्यमंत्रित्व काल को याद किया और ये बोला कि उनके कार्यकाल में ही मराठी को केंद्र सरकार की तरफ से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। यानी यहाँ भी एकनाथ शिंदे वो ये बताना नहीं भूल रहे कि मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने क्या क्या काम किए थे। हालांकि अब देवेंद्र फडणवीस उन सारे फैसलों को पलट रहे हैं। और अभी जो हमने चर्चा की थी कि जिस तरीके से उन्होंने शिंदे के गढ़ में भेजा गणेश नाईक को, गणेश नाईक जो है
वो पालघर के मंत्री हैं, जो संरक्षक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर जिसको कहा जाता है, लेकिन वो ठाणे में आज जनता दरबार कर रहे हैं और इसमें भी यही माना जा रहा है कि ये जो हल्के में मत लो वाली जो बात शिंदे ने कही थी, उसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने फौरन गणेश नाइक को यहाँ पर भेजा। और गणेश नाइक और एकनाथ शिंदे ये पुराने कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के। गणेश नाइक पहले थे एनसीपी में और उनका पूरा कंट्रोल था नवी मुंबई पे, और ठाणे में थे एकनाथ शिंदे, लेकिन दोनों की कोशिश मुंबई में जाकर अपना जो एक दम दिखाने की रहती थी। उन दोनों की जो प्रतिद्वंदिता है वो जाहिर थी, और इसीलिए शायद फडणवीस ने गणेश नाइक को ही भेजा कि आप ठाणे में जाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करें। और उनके बेटे संजीव नाइक वो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। अब अमलेंदु जी, क्या यहाँ पर हितों का टकराव देखने मिल रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री उनका तो पूरे महाराष्ट्र में वो कहीं भी गणेश नाइक को भेज सकते थे कि आप किसी भी जगह जाकर जनता दरबार लगाइए, क्योंकि ये काम वो पहले से कर रहे हैं। ठाणे में ही भेजे जाने का, या उनके निर्देशों के अनुसार ठाणे में आए हैं वो, इसका क्या मायने निकाला जा सकता है? इसका मायने सर मित्रा जी बिल्कुल साफ है कि हल्के में मत लेना, तो हल्के में नहीं लिया है। बात मान ली है एकनाथ शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस ने, और हल्के में ना लेते हुए वो उन्हीं के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यही है, देवेंद्र फडणवीस ने जो है बात मान ली है, उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है कि हल्के में मत लेना। गंभीरता से एकनाथ शिंदे को लेना शुरू कर दिया है, और अब ऑपरेशन एकनाथ शिंदे जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब कि एकनाथ शिंदे को अब वो सही रास्ता देवेंद्र फडणवीस दिखाएंगे, ये ऐसा समझा जा सकता है। चूँकि देखिए मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस इस समय, तमाम जांच करने के, जांच देने के आदेश और करने की शक्तियां, जांच कराने की शक्तियां देवेंद्र फडणवीस के पास हैं। और अब वो स्थिति नहीं है कि एकनाथ शिंदे जो है वो कोई ब्लैकमेल कर पाएँ या कोई तराजू में पासंग जो होता है वो बन पाएँ। चूँकि अजीत पवार मजबूती के साथ इस समय खड़े हुए हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, और अगर अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े हुए हैं तो फिर एकनाथ शिंदे कुछ बिगाड़ नहीं सकते किसी भी तरीके का। और अगर मान लिया अजीत पवार भी अलग हो जाते हैं, अकेले भारतीय जनता पार्टी रहती है, तो सिर्फ उसे 10 विधायकों की आवश्यकता है। वो 10 विधायक एकनाथ शिंदे की पार्टी से ही तोड़ लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शिंदे साहब ने गलती कर दी ये बात कहकर कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। उद्धव ठाकरे से आप इसलिए लड़ पाए चूँकि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी अमित शाह खड़े थे। तो उद्धव ठाकरे के लिए आपने कहा कि वो आपको हल्के में लिया गया, वो कर दिया। ये बात आपको जो थी वो देवेंद्र फडणवीस के लिए नहीं कहनी चाहिए थी, ये एकनाथ शिंदे को समझनी चाहिए। सर मित्रा जी, शायद पाश का है कि आदमी के ख़त्म होने का फ़ैसला जो है वो वक्त और हालात नहीं करते, आदमी खुद करता है, इस तरीके का कुछ है। शायद पाश की कविता है, मुझे ध्यान नहीं पड़ रही है। तो बात वो यहाँ भी लागू होती है कि आदमी के ख़त्म होने का फ़ैसला जो है वक्त और हालात जो है वो नहीं करते हैं, आदमी खुद करता है। तो एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी पटकथा खुद लिख रहे हैं, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। भाई अगर आप उप मुख्यमंत्री बन गए तो आप देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ इस समय ऐसी नहीं हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को कोई आँख दिखा सकें। एक तो आपके ऊपर संकट पहले से है कि आप जो है वो ओरिजिनल शिव सैनिक नहीं हैं, आप जो है विश्वासघात करके आए हैं। ये आरोप शिवसेना यूबीटी लगाती रहती है और आपको गद्दार कह के ही वो संबोधित करती है। तो आपके ऊपर एक तो वैसे ही आरोप चस्पा है। अब आपकी ये स्थिति नहीं है कि भाई आपकी बदौलत जो है सरकार बने या चले। तो ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि साहब आपको हल्के में ना लिया जाए, तो आप उद्धव ठाकरे नहीं है, ये समझना चाहिए। एक तो उद्धव ठाकरे विपक्ष में रहकर मजबूती से खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं और अपनी ताकत दिखा भी रहे हैं, और उनके जो है बोल वचन जो है उद्धव ठाकरे की, उनमें कोई कमी किसी तरीके की नहीं आई है। सरकार में ना रहने के बावजूद भी, पहले भी नहीं आई। लेकिन एकनाथ शिंदे की मजबूरी है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा। अलग अगर रहेंगे तो एकनाथ शिंदे फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये उनको तय करना था, तो ये उन्होंने गलती कर दी मुझे लगता है। और देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को गंभीरता से मुझे लगता है लिया है कि एकनाथ शिंदे जो है वो अब आंखें दिखा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को। तो ये समिता जी जो अंदर अंदर चल रहा है, ये इसका नुकसान महायुति को कितना होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे को नुकसान होना तय है, ये बिल्कुल अब तो समझा जा सकता है। चूँकि इनका ये बयान आने के तुरंत बाद अगर गणेश नायक जाकर वहाँ थाने में जाकर अगर जनता दरबार लगा रहे हैं और पहले से प्रतिद्वंदिता दोनों के बीच रही है, तो इसका मतलब ये है, और उनके बेटे कह भी रहे हैं कि साहब देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार हो रहा है। इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भाई इस आदमी को हल्के से मत लो, जरा इसको जरा
कायदे से भारी से ले लो और इसको बताओ कि भारी होना क्या होता है। तो अब जो है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं कि एकनाथ शिंदे को बताया जाए कि भारी जो है वो कैसे हुआ जाता है। तो अब ये देखना होगा आने वाले समय में, बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में राजनीति क्या मोड़ लेती है और इसका जो है महाराष्ट्र में जो बड़ा खेल होने वाला है वो किस करवट बैठता है और इसका नुकसान किसको होता है, महायुति की सरकार को या अकेले एकनाथ शिंदे को। जी समिता जी। बिल्कुल, और जिस तरह एकनाथ शिंदे ने नागपुर में जाकर बयान दिया तो उसका जवाब अब देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के घर में जाकर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हिसाब बराबर करने का जो मामला चल रहा है। और उधर उद्धव ठाकरे का आपने जिक्र किया, उद्धव ठाकरे अभी भी मजबूती से डटे हुए हैं। सामना में आज के उसमें उनका एक जो कल का जो संपादकीय है उसमें उन्होंने हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाए और साथ ही साथ उन विधायकों पर भी सवाल उठा दिए जो जिन्हें सजा मिल चुकी है, जिनको दोषी ठहराया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। इस पर भी उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए हैं। यानी अब बीजेपी जो ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार वो दे रही है, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने उसको आईना दिखा दिया है। सामना में क्या कुछ लिखा है उद्धव ठाकरे ने, इसको ठाकरे ने लिखा, चुनाव के लिए कुछ लोग धर्मांधता फैला रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे देश को एक बेहतर दिशा में ले जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। माणिकराव कोकाटे और धनंजय मुंडे का बचाव करना क्या भाजपा का हिंदुत्व है? न्यू इंडिया बैंक को डुबोने वालों का बचाव करना क्या उनका हिंदुत्व है? मेरे हिंदुत्व की एक परिभाषा है। तो ये सामना में संपादकीय का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। और हम बता दें अपने दर्शकों को कि जो माणिकराव कोकाटे और धनंजय मुंडे दोनों पर ही अलग अलग मामलों में उनको सजा हो चुकी है निचली अदालतों से, लेकिन उसके बावजूद वो अभी विधानसभा में बने हुए हैं। और इसी को लेकर एक तरफ उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना भी मांग कर रही है और एनसीपी भी मांग कर रही है कि शरद पवार गुट की कि इन दोनों को आप हटाए जाए। और इसमें वो उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई, किस तरह से और दूसरे विधायकों की इस तरह जिनको सजा मिल चुकी थी तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। ये लोग कैसे बने हुए हैं, इसी बारे में जितेंद्र आव्हाड ने भी, एक जो एनसीपी लीडर हैं, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को ही चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, कोकाटे एक राजनीतिज्ञ और वकील होने के नाते अपने कार्यों के कानूनी नतीजों को भली भांति जानते थे, फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस योजना का दुरुपयोग किया। जब अदालत कहती है कि समाज को संदेश देने की जरूरत है, तो यह विधायिका का कर्तव्य है कि वह दोषी ठहराए गए मंत्री से इस्तीफा मांगे। ये जितेंद्र आव्हाड है, विधानसभा अध्यक्ष को इन्होंने पत्र लिखा है। और इसी तरह शिवसेना की जो नेता हैं, उप नेता सुषमा अंधारे, उन्होंने भी ये कहा है कि इनको माणिकराव कोकाटे को हटाना चाहिए। हालांकि राहुल नार्वेकर ने यहाँ पर ये उदाहरण दिया कि अभी उन्होंने ये बहाना दिया कि मेरे पास अभी कोर्ट के फैसले की प्रति आने दो, उसके बाद मैं इन पर फैसला लेता हूँ। क्योंकि माणिकराव कोकाटे पर धोखाधड़ी का आरोप है कुछ कृषि संबंधी कार्यों में, और उधर धनंजय मुंडे पर भी ऐसे ही आरोप है। तो इन दोनों को सजा मिली हुई है, लेकिन दोनों बरकरार हैं। तो यहाँ पर अमलेंदु जी, जिस तरह उद्धव ठाकरे अब बिल्कुल और ज्यादा मुखर होकर और लगातार सामना में हम देख रहे हैं कि उनके हमले होते हैं बीजेपी पर। संजय राउत जो हैं वो लगातार हमला करते हैं। अभी आदित्य ठाकरे आए थे दिल्ली चुनाव के बाद और उन्होंने जो बड़ा बयान दिया चुनाव आयोग को लेकर, उसके बाद वो कांग्रेस से भी मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी मिल रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन और वहां महाविकास अघाड़ी ये अभी भी डटे हुए हैं। तो क्या वहां पर महाराष्ट्र में कोई ऐसा मौका बनता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार गिर सकती है, एकनाथ शिंदे को तोड़कर, अजित पवार को तोड़कर, और वहां पर फिर से महाविकास अघाड़ी को सत्ता में आने का मौका मिल सकता है? ये सारे हमले क्या उसी दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए समिता जी, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इसमें तो अभी मुझे नहीं लगता कि सरकार को ऐसा कोई खतरा अभी इस तरीके का वहाँ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर टूटन ज़्यादा बढ़ती है और बीजेपी के अंदर भी अगर कोई टूटन होती है तो फिर ये खतरे बढ़ जाएंगे। चूँकि एकनाथ शिंदे जो है वो मतलब भारतीय जनता पार्टी वहाँ इस स्थिति में है, एक तो केंद्र में उनकी सरकार है, ईडी सीबीआई सब कुछ उनके साथ है। तो जिन शक्तियों का इस्तेमाल करके एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया था शिवसेना से, उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़ दी जाएगी। और ज़रूरत भी नहीं है तोड़ने की। अगर सिर्फ ऐसे ही काम चलता है कि एकनाथ शिंदे अगर अलग जाना चाहते हैं तो चले जाए, एकनाथ शिंदे अलग जोड़ लिया जाएगा अजित पवार को, साथ में सरकार तब भी चलती रहेगी। मतलब छप्पर फाड़ के बहुमत है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
तो संकट इस समय एकनाथ शिंदे के सामने, बीजेपी के सामने संकट इस समय कम है, चूँकि वो उस फ़ायदा उठा चुकी है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कल को कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुकदमे पहुँचे हुए हैं महाराष्ट्र को लेकर, और वो सब घपले पकड़ में आते हैं, EVM वगैरह की जांच वाँच हो जाती है, हालांकि वो डाटा सब डिलीट कर दिया गया है, इस तरीके की अगर कोई चीज़ें होती हैं तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी देवेंद्र फडणवीस की सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रतिकूल फैसले आते हैं, लेकिन वो आते हैं कि नहीं आते हैं, और आते हैं तो कब आते हैं मालूम पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले सालों साल चलते हैं। अब 2019 की याचिका जो थी EVM मशीनों के खिलाफ जो थी, वो 2024 में सुनी गई, वो भी चुनाव जब शुरू हो चुका था तब सुनी गई, बीच चुनाव में उस पर फैसला आया। तो इसी तरीके से अब जो याचिकाएँ पड़ी तो उनका फैसला 2029 में, 30 में, 2041 में, और हो सकता है कि 3025 में आ जाए, 100 साल बाद भी आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही चला करता है मामला, चलते रहते हैं, तो तब तक सरकारें तो चलती रहेंगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अवैध सरकार है महाराष्ट्र की, लेकिन वो सरकार चली पूरी सरकार चली, और ये कहने वाले कि अवैध सरकार है, वो CGI साहब रिटायर भी हो गए, चले भी गए अपना घर, बता दिया। और उन पर बहुत तीखा हमला जो इंदिरा जयसिंह जो सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि भाई वो कहते हैं कि ध्वजा जो है न्याय का प्रतीक है। हमारे पास जो CGI थे उनका कहना है, लेकिन मेरे लिए तो न्याय का प्रतीक हमेशा से संविधान रहा है। और बहुधार्मिक देश में जो है धार्मिक आधार पर व्याख्या करना कानून की जो है वो धर्मनिरपेक्षता और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। तो यानी CGI साहब थे पुराने वाले, उन पर बहुत तगड़ा हमला किया है। तो खैर वो अलग का मसला है। तो इसलिए जो है जो फिलहाल की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ अगर टूटन होती है सुमित्रा जी एकनाथ शिंदे के साथ तो इसका असर दिल्ली पर पड़ सकता है, बशर्ते नीतीश कुमार के साथ भी संबंध खराब हो जाए भारतीय जनता पार्टी के। तो इस समय मुझे जो लगता है वो ये है कि शिंदे जो इस समय कह रहे हैं कि हल्के में मत लेना, तो उनका इशारा इस समय देवेंद्र फडणवीस की तरफ बिल्कुल नहीं है। उनका इशारा शायद दिल्ली की तरफ है कि भाई अपने जो आपके यहाँ प्यादे हैं, मतलब केंद्रीय नेतृत्व के बीजेपी के, जिनको आपने यहाँ मुख्यमंत्री बनाया है, उनको समझाइए, थोड़ा हाथ रखें, वरना मैं दिल्ली में खेल कर सकता हूँ। तो ये संकेत जो है शायद एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देना चाहते हैं। अब वो किसको देना चाहते हैं तो वही बताएंगे, चूँकि उन्होंने कहा तो कुछ नहीं है, और अजीत पवार ने भी पूछा तब भी उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। तो इस पर कयास ही लगाए जा सकते हैं कि किसको उन्होंने कहा। तो इस समय यही दो कयास हैं कि भाई या तो देवेंद्र फडणवीस को किया, तो देवेंद्र फडणवीस को कहने का इस समय कोई मतलब नहीं है, चूँकि आप उसकी देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिराने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली में अगर नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे आ जाते हैं तो दिल्ली की सरकार अस्थिर हो सकती है, नरेंद्र मोदी की सरकार अस्थिर हो सकती है। और बिहार में जो चल रहा है सुमित्रा जी, उससे लगता यह है कि नीतीश कुमार भी बहुत जल्दी कुछ फैसला ले सकते हैं। तो जो कह रहे हैं इस समय एकनाथ शिंदे, मुझे लगता है कि उसको गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी शायद लेगी, और देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी तरीके से गंभीरता से लिया है, दिल्ली वाले शायद दूसरी तरीके से गंभीरता से लें इस बात को। तो अब जो भी करना है तो मतलब एकनाथ शिंदे को हल्के में कोई नहीं ले रहा है, ये बात तो तय है। ना देवेंद्र फडणवीस को मतलब ले रहे हैं हल्के में, ना दिल्ली एकनाथ शिंदे को हल्के में ले रही है, क्योंकि परिस्थितियां दोनों जगह ऐसी हैं कि कोई भी उनको हल्के लेने के लिए तैयार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने बताना शुरू कर दिया है कि हम आपको हल्के में नहीं ले रहे हैं, देखिए हम थाने में आ गए हैं, आपने नागपुर में आके कहा था हम उसको हल्के में मत लेना, तो हम थाने में आ गए हैं आपको बताने के लिए कि हम आपको हल्के में नहीं ले रहे हैं, हम बहुत भारी हैं ये बताने के लिए। दिल्ली अपना रास्ता देखेगी। तो ये बहुत चीज़ें चल रही हैं महाराष्ट्र में, लेकिन जो महाराष्ट्र से बड़ा खेल होगा सुमित्रा जी, उससे केवल महाराष्ट्र प्रभावित नहीं होगा, दिल्ली भी प्रभावित होगी। जी बिल्कुल। और दिल्ली के साथ साथ अभी सबसे बड़ा जो दाम लगा हुआ है बिहार में, और बीजेपी के लिए बिहार कितना जरूरी है ये आज मोदी वहां पहुंच ही गए हैं, और उनके पहुंचने के साथ ही उसके पहले ही बल्कि जिस तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव ये सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी अब ये लग रहा होगा कि एकनाथ शिंदे जैसा हाल कहीं उनका ना हो जाए। और ये बात बार बार उठ रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ जाकर थोड़े वक्त की सत्ता के लिए बीजेपी के साथ जाकर अब जिस तरह से अपनी पूरी राजनीति को दांव पर लगा दिया है भविष्य को, उसी तरह का खतरा अब नीतीश कुमार के सामने भी है। लेकिन बिहार में क्या खेल होगा ये तो बाद में वक्त बताएगा। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो खेल होने जा रहा है, अमलेंदु जी, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर भी जो सवाल उठाए, मतलब उन्होंने जो हिंदुत्व की परिभाषा क्या है इसको लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो लोग गिरे हुए हैं उनका नाम लिया। यानी यहाँ पर उद्धव ठाकरे सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हो, यही आपका हिंदुत्व है, बल्कि मेरे हिंदुत्व की परिभाषा दूसरी है, ये भी उन्होंने बता दिया। और उस दूसरी तरफ
राज ठाकरे के साथ जो उनकी मुलाकात हुई और फिर से ये जो चर्चा, हालांकि वैवाहिक कार्यक्रम में गए दोनों और वो चूंकि कजिन हैं वो तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन उन दोनों के मिलने के साथ ही फिर से ये जो सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि बीएमसी चुनाव में, क्योंकि शिवसेना का कब्जा रहा है और राज ठाकरे भी 2005 से जब से वो अलग हुए हैं, मनसे का कुछ खास वहां पर आधार ऐसा बचा नहीं है। ठीक है, एक पार्टी के तौर पर वो हर बार चुनाव लड़ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ खास मिलता नहीं है, तो वो कभी बीजेपी भी उनको अपनी तरफ करने की कोशिश में है ताकि किसी तरह वो एकनाथ शिंदे का विकल्प भी ढूंढ ले और राज ठाकरे को अपने साथ करके शिवसेना को और कमजोर करे। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात का असर बीएमसी चुनाव, अभी वक्त है, अप्रैल मई में होने की बात हो रही है, हालांकि कब तक होंगे नहीं पता, लेकिन बीएमसी में भी बीजेपी आना चाहती है और वहां पर फिलहाल उसको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक साथ होते हैं, क्या ऐसी संभावनाएं आप बनते देख रहे हैं, या इन दोनों के एक साथ आने से बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए सर, मित्रा जी, राजनीति में एक तो असंभव कुछ भी नहीं है। जब उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं तो वो तो घर के लोग हैं, फिर एक साथ हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जहाँ तक व्यक्तिगत संबंधों की बात है, मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत संबंधों में उनको में कोई कटुता है। जो भी कटुता थी वो यही थी कि बाला साहब उनका ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे राजनीति से दूर रहते थे और सब कुछ कमान संभालते थे राज ठाकरे, तो राज ठाकरे खुद को उत्तराधिकारी समझते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने अपना उत्तराधिकारी बनाया उद्धव ठाकरे को और जनता ने भी उसी को माना और वो उद्धव ठाकरे ने साबित भी किया कि वो सही उत्तराधिकारी वही हैं, उसको उन्होंने प्रूव भी किया उद्धव ठाकरे ने। तो अब इतना झटका लगने के बाद राज ठाकरे को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सर मित्रा जी, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में कितनी कटुता रही और अलग हो गए, उसके बाद दोनों एक हो गए और आज मजबूती के साथ दोनों एक दूसरे के साथ खड़े और पार्टी को भी अपनी मजबूती दे रहे हैं और संघर्षों में भी एक साथ खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें महाराष्ट्र में भी हो सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाएंगी महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी भी ये आरोप लग रहे हैं कि जो सरकार बनी है वो ईमानदारी की सरकार नहीं है, बेईमानी की सरकार है। अब वो है कि नहीं है हम इसके बारे में नहीं कह सकते, कोई जांच होगी तभी उस पर कहा जा सकता है, लेकिन विपक्ष का आरोप यही है कि ये बेईमानी की सरकार है, ईमानदारी से सरकार नहीं बनी है। और राहुल गांधी तो साफ साफ चुनाव आयोग से मांग कर चुके हैं, भाई आप हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए जो आपने लोकसभा चुनाव के दौरान थी और जो विधानसभा चुनाव के दौरान थी, और कैसे 47 लाख वोट जो थे वो इन 5 महीनों में बढ़ गए। ये सवाल वो पूछ चुके हैं राहुल गांधी भी और पूरा विपक्ष पूछ चुका है। और इंडिया गठबंधन की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत तीनों साथ साथ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ये सवाल सब उठाए थे। तो लेकिन इसका प्रभाव जो है बीएमसी चुनाव पर तो निश्चित तौर पर समिता जी पड़ेगा। अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाते हैं, वो होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं कह सकते कि उनके बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं, लेकिन ये समझा जाता है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो एक होगा। हालांकि जो स्वभाव के तौर पे है दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में है। मतलब राज ठाकरे में एक तरीके से उग्रता बहुत ज़्यादा है, उद्धव ठाकरे भी में उग्रता है, लेकिन उग्रता के साथ साथ एक सौम्यता भी उद्धव ठाकरे में है। और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे ने आपको प्रूव किया कि वो एक कुशल प्रशासक भी हैं। राज ठाकरे के साथ ये चीज़ें नहीं है, एक सौम्यता वाली और दूसरी कुशल प्रशासक वाली। संगठनकर्ता भी एक समय में राज ठाकरे अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन केवल संगठन से करिश्माई व्यक्तित्व तो तैयार नहीं होता है। तो उद्धव ठाकरे के पास संगठन और करिश्मा दोनों चीज़ें हैं, जिसकी कमी जो है वो राज ठाकरे में दिखाई पड़ती है। तो राज ठाकरे अगर जुड़ते हैं उद्धव ठाकरे के साथ तो एक उत्प्रेरक का काम करेंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे, उससे ताकत उद्धव ठाकरे को भी मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे मजबूत होंगे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो राज ठाकरे भी मजबूत होंगे। लेकिन हाँ, ये बात राज ठाकरे को ध्यान रखनी पड़ेगी कि उद्धव ठाकरे की विरासत भी आदित्य ठाकरे के पास ही जानी है, ये भी पहले से तय है। जी सर। जी बिल्कुल। और अब आदित्य ठाकरे और उधर राज ठाकरे ने भी अपने बेटे अमित ठाकरे को चुनाव में उतारा था और तब बीजेपी ने मना किया था कि उनके खिलाफ माहिम सीट से दूसरे किसी को न उतारा जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं माने और उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा था। और अब बीजेपी की चाल वो मतलब बताया जा रहा है कि अमित ठाकरे को वो विधान परिषद यानी एमएलसी बनाकर राज ठाकरे को अपने पाले में करने की वो कोशिश में है। लेकिन उद्धव ठाकरे यहाँ वो बीजेपी के अच्छे से जानते हैं और विधानसभा चुनाव में जिस बेईमानी का आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहा है,
अभी उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं को बीएमसी चुनाव के लिए जब तैयार होने के लिए कहा और उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि विधानसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं हमको उनको सुधारना है और बिल्कुल हमको मजबूती से लड़ना है। यानी अभी से उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को ये समझा रहे हैं कि बेईमानी की कोई गुंजाइश वहां पर नहीं होने देनी है ताकि बीजेपी को बीएमसी पर नहीं आने दिया जाए। तो महाराष्ट्र में इस समय बीएमसी चुनाव की हलचल जो है अब शायद उसको तेज हो गई है और बीजेपी इसीलिए वहां पर अभी से अपना दमखम दिखा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे किसी भी तरह से बीएमसी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। और उधर एकनाथ शिंदे अपना हल्का और भारी वाला जो एक कद है वो दिखाने की कोशिश में है। तो बहुत सारी हलचलें महाराष्ट्र में हैं और इन हलचलों में क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है, इसकी संभावनाएं अब सभी लोग देख रहे हैं। दिलचस्प होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।